हम्म। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद चिकित्सा में दोषों का कितना महत्व है। मैं आज भी अपनी बुक्स के ज़रिए पढ़ता रहता हूँ और मैं डिग्री करने के बाद भी पेशेंट्स को देखते वक्त भी मुझे कहीं ना कहीं ये ज़रूरत महसूस होती है कि दोषों को समझने में थोड़ी सी कमी और रह गई है। लेकिन हम जब कॉलेज की फर्स्ट ईयर में होते हैं, बीएमएस फर्स्ट ईयर में होते हैं, तब हम दोषों के विश्लेषण के बारे में बिल्कुल ही नहीं समझना चाहते। हम इसको इतना छोटा समझते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमें इतना बेसिक क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें तो प्रैक्टिस करनी है, हमें पेशेंट्स को देखना है, हमें पेशेंट्स को क्योर करना है, हमें डिजीज़ के लक्षण पढ़ाए जाएँ, मेडिसिन पढ़ाई जाए, प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाए, ताकि हम तुरंत डायरेक्ट ही मेडिसिन देना शुरू कर दें। मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। एलोपैथ में फिजियोलॉजी और एनाटमी जिस प्रकार महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हमारे यहाँ पर क्रिया शारीर और रचना शारीर का बहुत महत्व है। कुछ लोग पदार्थ विज्ञान को भी निगलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं बताऊं, पदार्थ विज्ञान बैलेंस है सारे सब्जेक्टों का। गुणात्मक चिकित्सा का प्रैक्टिकली अप्रोच वहीं से आती है। हमारे आयुर्वेद में पंचमाभूत चिकित्सा की प्रैक्टिकली अप्रोच वहीं से आती है। स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रैक्टिकली अप्रोच वहीं से आती है। हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं, लेकिन जो सामान्य लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए भी समझना आसान हो जाए, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। हमारी बॉडी में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। वैसे तो 2 प्रकार के हैं, शारीरिक और मानसिक, लेकिन मैं बॉडी के स्तर पर कहूँगा वात, पित्त और कफ। और इन तीनों के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने कर्म हैं, स्पेसिफिक वर्क है, स्पेसिफिक फंक्शन है और जनरल फंक्शंस भी हैं, जो आप चरक संहिता या फिर नॉर्मल, ये मैं इस बुक को प्रेफर करता हूँ, ये आयुर्वेदीय शरीर क्रिया विज्ञान है हमारे शिव कुमार गौर जी की। और इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से कंपाइलेशन किया हुआ है कि कैसे हम तीनों दोषों को स्टडी करें और आसानी से समझें। तो तीनों प्रकार के दोषों के सामान्य गुण, विशेष गुण और उनके स्थान भी बताए गए हैं। जब हम किसी भी दोष के सामान्य गुण, विशेष गुणों को पढ़ लेते हैं, साथ में हम उनके सामान्य कर्म और विशेष कर्मों का भी एनालिसिस कर लेते हैं और उनके स्थानों का भी एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि अब हमें किसी व्यक्ति की संप्राप्ति, किसी रोग की संप्राप्ति बनाने के लिए कैसे कदम आगे बढ़ाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वात दोष के गुण हैं तत्व रूक्ष लघु शीता खरह सूक्ष्मश्चलो अनिलः। ये गुण वात दोष के वर्णित किए गए हैं। रूक्ष, लघु, शीत, खर और विषद। अगर किसी पेशेंट में वातज व्याधि के लक्षण मिलते हैं या वात के जो कर्म बताए गए हैं उनकी कमी मिलती है और या उनका आधिक्य मिलता है, तो चिकित्सा कैसे करेंगे? तो हम चिकित्सा इसके गुणों के आधार पर ही करेंगे। कोई भी औषधि, वात प्रकोप यदि हो रहा है तो रूक्ष गुण, लघु गुण, शीत गुण या फिर विषद गुण, इस प्रकार के गुणों की बढ़ोतरी हो रही होगी। किसी न किसी गुण में बढ़ोतरी जरूर हो रही होगी। तो हमें उसके लिए क्या करना है? हमें उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल, किसी व्याधि में रूक्ष गुण बढ़ता है तो उसके लिए हमें स्निग्ध गुणों वाली औषधि का प्रयोग करना है। लघु गुण बढ़ता है तो गुरु गुण वाली औषधि का प्रयोग करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा मधुर विपाकी है, उष्णवीर है, तो उसके शीत गुण का भी शमन करता है, स्निग्ध भी है तो उसके रूक्ष गुण का भी शमन करता है, और मधुर विपाक है और गुरु भी है तो उसके लघु गुण का भी शमन करता है। यानी कंप्लीटली ये बात को क्योर करने का काम करता है। इसलिए अश्वगंधा को देखिए, जॉइंट पेन में, फिजिकल वीकनेस में या फिर आपका जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल देखा जाता है। अब अपने स्थानों की ओर चलते हैं। वात दोष का स्थान कटी, संगथि, पादवस्थनी, श्रोतास्थि,
इस प्रकार से स्थान बताए गए हैं वात के, लेकिन मुख्यतः वात का स्थान पक्वाशय बताया है, ऐसे ही पित्त का बताया, ऐसे ही कफ बताया है। तो उन्होंने इतने सारे वात के स्थान बताने के बाद स्पेशली वात पित्त कफ इन तीनों के स्पेशली स्थान क्यों बताए? तो जानिए, स्पेशली स्थान बताने का उनका उद्देश्य ये था, जब भी वात पित्त या कफ से रिलेटेड कोई भी डिसीज आती है तो आप औषधि देंगे तो वर्क कहाँ पे करनी चाहिए। आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ग्वालियर में लिकर यानी कि शराब बन रही है और ग्वालियर में फैक्ट्री है शराब बनने की, और शराब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है पंजाब में। तो पंजाब में हमें शराब के जो लक्षण मिल रहे हैं, जो लोगों को परेशानी हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? हमें शराब की फैक्ट्री को बंद करना होगा। हम जब शराब का प्रोडक्शन करना ही बंद कर देंगे तो शराब बिकना बंद हो जाएगी, और बिकना बंद हो जाएगी तो लोग अब पीना बंद कर देंगे। पहला अप्रोच। दूसरी अप्रोच, जिस जगह शराब बिक रही है वहाँ पर भी हम शांत कर सकते हैं, उसको जब्त कर सकते हैं, पुलिस उसको अपने कैप्चर में ले सकती है, उससे भी होगा। लेकिन यदि पुलिस ने वहाँ पर कैप्चर किया शराब को तो टेम्परेरी बेसिस पर ही वो बंद हो पाएगी, लेकिन यदि फैक्ट्री बंद कर दी तो परमानेंटली बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार पक्वाशय हुआ, माशय हुआ, पचमानाशय हुआ, ये वात पित्त कफ के स्थान बताए गए हैं प्रोडक्शन हाउस ऑफ दोषास। इन्हें प्रोडक्शन हाउस ऑफ दोषास बोलेंगे। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगता है किसी भी दोष का, तो वो दोष प्रतिलोम गति करके शरीर के सूक्ष्म अवयवों में, धातुओं में, अंगों में हमारे अन्य दोषों को दुष्टि करने लगता है, हमारी अग्नि को दुष्ट करने लगता है। तो उस समय हमें उन मुख्य स्थानों पर ही आक्रमण करना होता है। अब आप सोचिए कि बात की विशेष चिकित्सा बस्ती क्यों बताई गई है? बात की विशेष चिकित्सा बस्ती इसलिए बताई गई है कि वात दोष की वजह से जॉइंट में पेन हो रहा हो या कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, लेकिन आप यदि बस्ती देते हैं तो पक्वाशय में बात का समन होता है और जितना भी बात होता है वो फिर से वापस अपनी अनुलोम गति में आ जाता है, और उसका प्रोडक्शन, जो ज़्यादा प्रोडक्शन बात का पक्वाशय में हो रहा था और वो बात अन्य जगह पर पहुंच के रोग पैदा कर रहा था, उसकी समाप्ति हो जाती है। ऐसे ही कफ दोषों में वमन क्यों कराते हैं? अमाशय में जो कफ का प्रोडक्शन हो रहा था, एक्सेसिव प्रोडक्शन, जो मुख्य स्थान अमाशय को बोला गया है, उसकी कमी हो जाती है। नॉर्मल बैलेंस में कफ दोष आ जाता है तो कफ दोष से रिलेटेड रोग समाप्त होने लगते हैं। इसी प्रकार आप वात पित्त कफ के कर्मों को पढ़ेंगे। आप जब उनके कर्मों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पेशल कर्म भी पता चलते हैं कि पित्त की वजह से क्या कर्म है, वात की वजह से क्या कर्म है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीज में कौन कौन से दोष आ जाते हैं। तो ज़्यादातर वर्णन कफ और वात का मिलता है। डाइजेशन में कौन से आ जाते हैं तो पित्त का मिलता है। जाठराग्नि क्या है? जाठराग्नि हमारी डाइजेस्टिव फायर है। भूताग्नि क्या है? भूताग्नि हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म का काम करती है, माइन्यूट लेवल पर काम करती है। धात्वाग्नि क्या है? धात्वाग्नि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व जा रहे हैं, उन पोषक तत्वों के जरिए जो सप्त धातुओं का निर्माण होना है उसका विश्लेषण करने वाली अग्नि है। इस प्रकार से जब हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे डिजीज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। धातु पोषण क्रम हम पढ़ते हैं, सप्त धातुओं का निर्माण कैसे होता है, उन सप्त धातुओं के निर्माण के समय पर दोषों का निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार से जब हम उसे पढ़ते हैं तो जब हम सप्त धातु के बनने के क्रम को शुद्ध करते हैं तो जो अशुद्ध दोष बन रहे हैं उनका बनने का क्रम भी शुद्ध हो जाता है और हमें शुद्ध दोष मिलते हैं, शुद्ध मल प्रवृत्ति होती है। अगर आप अकेले धातु पोषण क्रम को ही पकड़ लें तो काफ़ी आप चिकित्सा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप तीनों दोषों का विश्लेषण करना सीख जाएं तो आप चिकित्सा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आचार्य चरक ने भी एक जगह वर्णित किया है कि आप किसी व्याधि का नाम देना कोई ज़रूरी नहीं। आप यदि उनके दोषों का विश्लेषण कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप चिकित्सा में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि किसी भी व्याधि में दोषों की ही दुष्टि तो होनी है और वो दोष धातुओं को दुष्ट करते हैं, चाहे निज हो चाहे आगंतुज हो।
तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा, लेकिन फेसबुक पर मैं रेगुलरली नहीं आ पाता, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आयुर्मानव, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर इस प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड।